बच्चों, कैसे सभी। चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स बच्चे। क्यों? क्योंकि अब से सेशन स्टार्ट हो रहा है बच्चे, और अगले साल आप लोग बोर्ड देंगे, इसलिए मन लगा के पढ़ना है। क्योंकि इस बार का पेपर बच्चे 12th फिजिक्स का सीबीएसई का बहुत ही टफ, थोड़ा लेंदी था। जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे, मतलब जिनका डेरिवेशन, एनसीईआरटी बुक या कोई रेफरेंस बुक को रीडिंग अच्छे से डाले होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से किए होंगे, तो वो उनका अच्छा गया होगा पेपर। जो थोड़ा सा मतलब डेरिवेशन बना लिए होंगे, मतलब जैसे तैसे पढ़ लिए होंगे, उनको प्रॉब्लम हुआ होगा। और बच्चे मेरा नाम है शुभम कुमार। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो हम लोग क्या क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड भी आया बात समझ में। इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि देखिए फर्स्ट बुक में 12th का फर्स्ट बुक में जितना चैप्टर आएगा, फिर सेकेंड बुक में मॉडर्न फिजिक्स जो भी आएगा, उसमें बच्चे इसका यूजेज होगा। आया बात समझ में। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो बच्चे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। देखिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, मतलब इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स का मतलब हो गया रेस्ट। मतलब देखिए इलेक्ट्रो का यहां से यहां तक को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और स्टैटिक्स का मतलब हो गया रेस्ट। मतलब इसका डेफिनेशन क्या हो गया? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन रेस्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या लिखेंगे? द स्टडी ऑफ electric charges in rest is called, क्या कहलाएगा? is called electrostatics कहलाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा। आया बात समझ में। जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में रहेगा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। the study of electric charges in motion, the study of electric charges in motion is called, क्या कहलाएगा? उसको हम लोग बच्चे, अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में है तो उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। आया बात समझ में। क्या बोले कि द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज अगर इन मोशन में है तो उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इन रेस्ट में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। आया बात समझ में। अब हम लोग बात करेंगे बच्चे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो देखिए बच्चे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है बच्चे, इट इज ए क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होता है। इट इज ए क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, या इट इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होता है। तो अगर कोई बोलेगा डिफाइन करने के लिए, तो कैसे डिफिनेशन करेंगे चार्ज का? देखिए 12th में हम लोग चले गए, जिसका भी डिफिनेशन करना है टू द पॉइंट, एकदम फॉर्मूला बेस्ड करना है। तो देखिए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज को या तो हम लोग दो केस लेते हैं, या तो एट रेस्ट रखेंगे, या तो हम रेस्ट रख दे, या तो एट मोशन में रख दे। यही ना दो केस हो सकता है। चार्ज को अगर स्टडी करना है तो दो केस हो सकता है, या तो रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा। अगर रेस्ट में होगा बच्चे तो इसी को हम लोग स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, स्टैटिक्स, या इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रो स्टैटिक्स बोलते हैं। आया बात समझ में। इसी को इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन। और इसमें जब मोशन में होगा तो क्या क्या होगा बच्चे? इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और दूसरा में क्या देखने के लिए मिलेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या देखने के लिए मिलेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट।
दो तरह का इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर चार्ज मोशन में हुआ तो चार्ज रेस्ट में हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। अगर चार्ज मोशन में हुआ तो उसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे, चार्ज मोशन में इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। आ रहा है बात समझ में बच्चे? तो देखिए ये बात याद रखिएगा नोट में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट कि इट इज ए क्या होता है बच्चे, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होता है। दूसरा क्या, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होता है किसका बच्चे, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। इंट्रिंसिक वर्ड इसलिए यूज करते हैं ना कि चार्ज इंडिपेंडेंट होता है स्पीड ऑफ पार्टिकल्स के। आया बात समझ में? अब देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करते हैं क्या होता है। क्या होता है, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या बोले बच्चे, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाएगा। देखते हैं मैथमेटिकली। तो इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, I इंटू टी हो जाएगा। Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा, जहां पे वेयर I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट होगा, T इज इक्वल टू टाइम होगा, और Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। आया बात समझ में? Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज। तो देखिए अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है बच्चे, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, सीजीएस यूनिट क्या होगा, रिलेशन क्या होगा। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या बच्चे कि SI यूनिट ऑफ I, क्या बोले, SI यूनिट किसका, ऑफ I इनटू SI यूनिट ऑफ किसका, T। इजी तो है। तो SI यूनिट ऑफ I क्या हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, एम्पियर पढ़े थे, और टाइम का क्या पढ़े थे, सेकेंड। इसी को तो एम्पियर इंटू सेकेंड को कूलम बोलते हैं, इसी को तो 1C बोलते हैं। आया बात समझ में? 1 कूलम बोलते हैं। तो अब हम लोगों से पूछ देगा कि डिफाइन 1 कूलम, बोल देगा डिफाइन 1 कूलम, बोलेगा 1 कूलम को डिफाइन कर दो। क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि डिफाइन 1 कूलम, ये तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या बोलेंगे डिफाइन 1 कूलम में, तो 1 कूलम इज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज, क्या लिखेंगे, 1 कूलम इज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, इन किसमें, इन 1 सेकेंड across the cross section current carrying of 1 ampere।
देखिए तो क्या बोले कि 1 कूलम इज इक्वल टू क्या होगा 1 एम्पियर इनटू 1 सेकेंड। क्या बोले हम, देखिए 1 कूलम इज द चार्ज ट्रांसफर, क्या लिखे 1 कूलम इज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन क्या ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ करंट कैरिंग ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट मतलब मान लेते हैं कोई भी एनी क्रॉस सेक्शन से 1 एम्पियर करंट को पास करने में जो टाइम 1 सेकंड जो टाइम लिया होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं 1 कूलम बोलते हैं। अब देखते हैं सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या है। ये सब तो बेसिक चीज आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में। देखिए सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज देखने जा रहे हैं। देखिए सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज बच्चे तो क्या होगा सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, तो एबी कूलम होगा। क्या होगा एबी कूलम। एबी मतलब एब्सोल्यूट कूलम बोलते हैं। एबी को क्या बोलते हैं बच्चे एब्सोल्यूट। फिर क्या होगा एबी कूलम के बाद क्या होगा बच्चे स्टेट कूलम होगा। फिर दूसरा क्या होगा नेक्स्ट बच्चे ईएमयू ऑफ चार्ज होगा। ईएमयू ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्या बोले इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और ईएसयू ऑफ चार्ज इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज। आया बात समझ में। अब रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन किसका, रिलेशन ऑफ एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। क्या बोले रिलेशन ऑफ देखने जा रहा है, रिलेशन बिटवीन देख ले ऐसे लिखे ना, रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज में क्या होगा तो देखिए 1 कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम इज इक्वल टू क्या होगा 1/10 एबी कूलम या 1/10 स्टेट कूलम या 1/10 EMU ऑफ चार्ज। देखिए इतना होगा बच्चे, याद रहेगा। क्या बोले कि रिलेशन क्या होगा तो 1/10 एबी कूलम 1/10 स्टेट कूलम और 1/10 क्या होगा EMU ऑफ चार्ज होगा। सीजीएस यूनिट हम लोग देख लिए। आया बात समझ में कि सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज हम 4 तरह का 4 टाइप्स में बताए। क्या क्या बताए 4 टाइप्स में बच्चे सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज में, एबी कूलम बताए, स्टेट कूलम बताए, एएमयू ऑफ चार्ज बताए और ईएसयू ऑफ चार्ज बताए। मतलब एएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ईएसयू क्या हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज। 3 तरह का चार्ज होगा। अब हम लोग बात करते हैं बच्चे देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस होता है। कितने तरह का होता है 2 तरह का। देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस, याद रखिएगा। There are only 2 kinds of charges। चार्जेस 2 तरह का होता है बच्चे। जैसे मान लेते हैं चार्जेस यहां ले लेते हैं, देखिए 2 काइंड्स ले लेते हैं हम चार्जेस का। 2 काइंड्स में क्या क्या बच्चे, एक तो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज
और दूसरा क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। दूसरा क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। मतलब हम क्या बोले कि देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, दो ही तरह का चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। आ रहा है बात समझ में? तो अब देखिए बच्चे, पॉजिटिव चार्ज होता क्या है। तो अगर मान लेते हैं कि चार्ज को डेवलप किया जा रहा है किस पे, ऑन ग्लास रॉड। ग्लास का रॉड है बच्चे, अगर उसको रब करेंगे सिल्क से, अगर ग्लास रॉड को सिल्क से रब करेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज दे देगा, और प्लास्टिक रॉड को अगर हम ऊल से उलेन कपड़ा से अगर रब कर देंगे तो वो निगेटिव चार्ज दे देगा। तो क्या होगा, द चार्ज डेवलप्ड क्या बोले, द चार्ज डेवलप्ड ऑन ए ग्लास रॉड ग्लास रॉड पे कब बच्चे, when rubbed with silk is called, क्या कहलाएगा, is called पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। आया, क्लियर हो गया? मतलब द चार्ज डेवलप्ड ऑन ग्लास रॉड when rubbed with सिल्क इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। इसमें क्या होगा, द चार्ज डेवलप्ड ऑन प्लास्टिक रॉड पे, ठीक है, when rubbed with wool is called, क्या कहलाएगा, is called निगेटिव चार्ज। आया बात समझ में? उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, निगेटिव चार्ज बोलेंगे। क्या देखिए, अगर हम लोग क्या बोले कि अगर ग्लास रॉड को रब कर देंगे सिल्क से तो वो पॉजिटिव चार्ज दे देगा, और अगर चार्ज डेवलप करना है तो अगर प्लास्टिक रॉड को, कोई भी प्लास्टिक को लेके उलेन कपड़ा पे रब कीजिएगा ना, उलेन क्लॉथ पे, तो वो क्या दे देगा, निगेटिव चार्ज दे देगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए, चार्ज डेवलप्ड बाय फॉलोइंग मेथड। हम लोग चार्ज को डेवलप कर सकते हैं, बहुत सारा मेथड है डेवलप करने के लिए। कौन कौन सा मेथड, जैसे फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जिसको आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। आया बात समझ में? या स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा मेथड हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन। देखते हैं ठंडी के दिन में जब हम लोगों को ठंडा लगता था तो हाथ रब करते थे, तो गर्मी हॉटनेस का एहसास होता है ना। या देखते हैं जब आप ठंडी के दिन में नहा के निकलते हैं, कोई मॉइस्ट क्रीम या ऑयल नहीं लगाते हैं तो ड्राई स्किन होता है, तो स्वेटर अगर ऊनी कपड़ा को खोलते या पहनते हैं, या मान लेते हैं आप उलेन क्लॉथ में, जैसे कंबल में आप सोते हैं उठाते हैं तो देखते हैं स्पार्क होता है, और ये छोटा बाल जो है, हेयर जो है, वो देखिएगा खड़ा हो जाता है, तो वो क्या मतलब चार्ज हो जाता है। तो वो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन। आया बात समझ में? और बताते हैं हम दोनों क्या होता है वो सब। चलिए देखिए, चार्ज डेवलप्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। कौन कौन सा मेथड्स है बच्चे? तो फर्स्ट में क्या है, देखिए तो हम लोग क्या बोले, चार्ज डेवलप्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। दो मेथड से हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड्स क्या है बच्चे, फ्रैक्शनल, बहुत सारा है लेकिन हम लोग दो ही पढ़ेंगे।
फ्रैक्शनल, देखिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बेसिक है तो पढ़ना पड़ेगा बच्चे। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, या इसी को हम लोग फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को ही क्या बोल सकते हैं, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है फ्रैक्शनल या स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना, द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय रबिंग या फ्रिक्शन। फ्रिक्शन या रब के कारण, घिसने के कारण अगर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको हम लोग फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड developed by rubbing या फ्रिक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इज कॉल्ड फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। आया बात समझ में? क्या बोले थे, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय रबिंग और फ्रिक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करते हैं स्टैटिक्स। देखिए तो हम लोग देख लिए बच्चे, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक ही होता है। तो क्या बोले, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय रबिंग या फ्रिक्शन। रबिंग या फ्रिक्शन के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगा उसको हम लोग फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, सेकेंड पॉइंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन। क्या बोले बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन। देखिए क्या होता है, देखिए ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड मतलब वैसा स्टैंड जिसमें कोई चार्ज नहीं हो, मान लेते हैं कोई भी, और ये क्या है, कंडक्टिंग रॉड है, ये क्या है, कंडक्टिंग रॉड है। अब मान लेते हैं ना, ये माइनस है बच्चे, ये क्या है, डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, मतलब चार्ज का लॉस हो रहा है तो डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन्स का। यहां पे क्या है बच्चे, ये निगेटिव चार्ज है, मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। आया बात समझ में, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं ना, एक पॉजिटिवली ग्लास रॉड, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लेके आ रहे हैं। ये यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है। आया बात समझ में? तो देखिए क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को अगर कोई कंडक्टिंग रॉड के पास लेके जाते हैं ना, तो जैसे लेके जाते हैं तो उसके क्लोजर एंड पे अपोजिट चार्जेस अपीयर्स हो जाता है। देख रहे हैं ना, ये प्लस है, पॉजिटिव है, तो यहाँ निगेटिव आ गया, और उसके फार्दर एंड पे क्या आ गया बच्चे,
फार्दर इंड पे जो है सेम सिमिलर चार्जेज आ जाता है। क्या आ जाता है? सिमिलर चार्जेज आ जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? द फिनोमेनन ऑफ टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ देखिए बच्चों क्या होता है, वही लिखे हैं कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज रॉड को अगर हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टिंग रॉड के पास लेके आएंगे तो क्या होगा, उसके क्लोजर इंड्स पे अपोजिट चार्ज हो जाएगा और उसके फार्दर इंड पे सिमिलर चार्जेस हो जाएगा। वही लिखे हैं द फिनोमेनन ऑफ temporary electrification of a conductor in which opposite charges appears its closer in and similar charges appears at its farther in the presence of a nearby चार्ज बॉडी। अगर कोई चार्ज बॉडी लेके जाएंगे तो मतलब क्लियर ये है कि अगर ये कंडक्टिंग रॉड है और ये पॉजिटिव चार्ज है, जैसे इसके बगल में लेके आएंगे तो ये दोनों अपोजिट हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। है बात समझ में बच्चे? तो देखिए हम लोग देख लिए कि डेवलप्ड ऑफ चार्ज कैसे करेंगे। तो दो मेथड हम लोग देखे, क्या क्या देखे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन देखे और दूसरा हम लोग क्या देखे बच्चे? फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी देखे और चार्ज के बारे में हम लोग देखे। नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में देखें। हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास के बीच डिफरेंसेस क्या होता है बच्चे? देखिए चार्ज क्या होता है, चार्ज इट में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो होता है, जबकि मास क्या होता है बच्चे? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आया बात समझ में? फिर सेकंड पॉइंट, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है लेकिन मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। डिफरेंस बताना है बच्चे। फिर क्या होता है, चार्ज जो होता है बच्चे कंजर्व्ड कर सकते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड होता है बट कि मास को कंजर्व नहीं किया जा सकता। आया बात समझ में? चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है, क्योंकि चार्ज निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन मास कभी भी क्वांटाइज्ड नहीं होगा, मास कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है बच्चे। और क्या बोले, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं चार्ज में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। लेकिन मास जो होता है बच्चे, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। और एक पॉइंट आता है बच्चे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट मासेस, टू डिफरेंट masses cannot be cancelled out। मतलब अगर दो डिफरेंट मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो कभी भी कैंसल्ड आउट नहीं होगा, लेकिन वही इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा बिटवीन टू डिफरेंट चार्जेस जो होगा वो कैंसल्ड आउट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि चार्ज में भी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो हो सकता है, लेकिन मास ऑलवेज पॉजिटिव हो सकता है बच्चे। इसलिए जब रिजल्टेंट लेंगे अगर एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो कैंसल हो जाएगा। वही हम डिफरेंस लिखे थे, क्या? इट में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा यूनिट कूलम होता है, इसका ऐसा यूनिट केजी होता है। चार्ज इज कंजर्व्ड होता है, मास इज नॉट कंजर्व्ड होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड होता है, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटिजेशन का मतलब ये होता है कि वो निगेटिव और इंटीजर होना चाहिए, मतलब इंटीजर होना चाहिए। आया बात समझ में? मतलब निगेटिव और पॉजिटिव, बस फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट चार्जेस इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट चार्जेस इज कैंसल्ड आउट होगा, लेकिन वही ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट मासेस इज नॉट कैंसल्ड आउट होगा। आ रहा है बात समझ में? अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। किसके बारे में? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बच्चे। तो देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होगा इलेक्ट्रिक चार्ज का बच्चे? तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज तो हम लोग पढ़ लिए हैं, क्या? इजी एकदम पढ़े थे ना, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। लाइक चार्ज
रिपेल ईच अदर। आया बात समझ में? लाइक चार्ज जो होगा रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। आया बात समझ में? क्या बोले? लाइक चार्ज जो होगा क्या बच्चे? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर करेगा एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर करेगा। क्लियर है? चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होगा बच्चे? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। नोट याद रखिएगा, नोट क्या होगा बच्चे कि ये इट इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। क्या है? इट इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है बच्चे। क्या है? ये मैटर का एक प्रॉपर्टीज है, लेकिन चार्ज विदाउट मैटर नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इट इज इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का मतलब वो होता है बच्चे कि चार्ज जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है स्पीड ऑफ पार्टिकल से, लेकिन मास डिपेंड करता है स्पीड ऑफ पार्टिकल्स पे। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि एक चार्ज बॉडी जो होगा पॉजेज कर सकता है सम मास को, बट मास बॉडी नॉट पॉजेज एनी चार्ज। एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं नोट में। देखिए ये प्रॉपर्टीज था बच्चे, ये हम लोग नोट में लिख रहे हैं ए बी सी। ए बी सी क्या ए बी सी लिख रहे हैं? मतलब कि ए चार्ज बॉडी, ए चार्ज बॉडी पॉजेज्ड सम मास। हम क्या बोले? ए चार्ज बॉडी पॉजेज सम मास, बट मास बॉडी not possessed any charge। आ रहा है बात समझ में? क्या बोले? एक चार्ज बॉडी पॉजेज करेगा सम मास को, बट एक मास बॉडी नॉट पॉजेज करेगा बच्चे एनी चार्ज को। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए ठीक है, क्या बोले बच्चे? चार्ज इज इंडिपेंडेंट होगा क्या? स्पीड ऑफ पार्टिकल से, बट मास जो होगा बस मास डिपेंड करेगा ऑन स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। मतलब बच्चे अगर कोई चार्ज बॉडी को, मतलब कि चार्ज इंडिपेंडेंट कोई चार्ज बॉडी को अगर हम वेलोसिटीज ऑफ लाइट से फेंक देंगे बच्चे, तो वो क्या होगा? उस पे कोई चार्ज वो बढ़ेगा नहीं ना तो घटेगा। आ रहा है बात समझ में? लेकिन कोई मास बॉडी को वेलोसिटी ऑफ लाइट से अगर फेंक देंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, तो उस पे चार्ज आ जाएगा और वैसा स्पेस ऑफ टाइम में चला जाएगा जो हम लोगों के टाइम में डिफरेंसेस हो जाएगा। या तो उसका मास बढ़ जाएगा या तो मास घट जाएगा। आ रहा है बात समझ में? क्या बोले? टाइम स्लो हो जाएगा या तो फास्ट हो जाएगा उसका। आया बात समझ में? जैसे कि एग्जांपल आप अमेरिका में बरमूडा ट्रायंगल है, जगह है, टापू है, तो उसके करीब से अगर कोई गुजरेगा ना बच्चे, उसके करीब मतलब क्या? करीब 25-30 किलोमीटर दूर से
तब पर भी गुजरेगा ना तो वहां पे टाइम स्लो हो जाता है। टाइम इतना उतना स्लो नहीं है। अगर कोई दोस्त को बोले कि हम आधा घंटा में आ रहे हैं और बरमूडा ट्रायंगल के करीब से गुजर रहे हैं तो मेरे लिए आधा घंटा बीत जाएगा, मतलब उनके लिए आधा घंटा बीतेगा जो बरमूडा ट्रायंगल से गुजर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए 8 दिन बीत जाएगा। सोच लीजिए टाइम कितना स्लो हो जाता है। तो इसीलिए तो ये आइंस्टीन साहब ये फॉर्मूला दिए थे, m इज इक्वल टू m नॉट रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ये फॉर्मूला m नॉट क्या होता है बच्चे? m ये जो है मूविंग मास है, इसी को आइंस्टीन साहब रिलेटिविस्टिक मास बोले थे। मूविंग मास है, मूविंग मास है। ये क्या है? रेस्ट मास, हम लोगों का मास है, रेस्ट मास है। v क्या है? स्पीड ऑफ पार्टिकल है, स्पीड ऑफ पार्टिकल है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है बच्चे। कितना स्पीड होता है लाइट का? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सोचिए इतना किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, इतना मीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट ट्रेवल करता है, तब पर भी उसको अर्थ पे आने में 8 मिनट लग जाता है। आया बात समझ में? इसी से तो फॉर्मूला आइंस्टाइन लिखे, आइंस्टाइन साहब E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इसी को तो बोलते हैं, इसी से तो मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसी कारण ये हम बोलते हैं कि कोई भी मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी कारण यूरेनियम 235 जो होता है, जैसे न्यूक्लियर वेपन बनता है, जैसे एटम बम, ये सब बनता जो है बच्चे, अगर न्यूक्लियर वेपन किसी देश पे यूज होगा तो वहां का टेम्परेचर 4 मिनट में लगभग अप्रॉक्स 8 लाख डिग्री सेल्सियस जाएगा। मतलब देख रहे हैं, मैटर को 7 केजी यूरेनियम 235 को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए तो 8 लाख डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर चला गया। आ रहा बात समझ में? इसी कारण से हम लोग मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करने के लिए स्पीड चाहिए इतना लाइट का, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इतना ही पॉसिबल नहीं है तो 9 × 10⁻16 मीटर पर सेकंड कब पॉसिबल हो जाएगा? नहीं होगा। इसी कारण से हम लोग मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी से मैटर में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो पढ़ाया जाता है एनर्जी neither be created nor be destroyed, it is always conserved and constant। या चार्ज neither be created nor be destroyed, it is always constant। पढ़े हैं ना हम लोग? चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 5। प्रॉपर्टी 5 क्या होगा बच्चे? चार्ज इज एडिटिव इन नेचर होगा। चलिए देखिए प्रॉपर्टीज 5 देखते हैं। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, मतलब एडिटिव इन नेचर मतलब कोई अगर चार्ज पार्टिकल है, मतलब मान लेते हैं ये कोई चार्ज बॉडी है, चार्ज्ड बॉडीज है, तो इसमें मान लेते हैं -q1 चार्ज है, +q2 चार्ज है, -q3 चार्ज है, q4 चार्ज है, प्लस में -q5 है, q6 है, q7 है, ये है। तो इसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? एडिटिव इन नेचर मतलब चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, याद रखिएगा। तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज इज इक्वल टू -q1 +q2 -q3 +q4 -q5, ये कूलम हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल चार्ज। बाहर का नहीं लेंगे क्योंकि कोई भी चार्ज बॉडी के उसके सरफेस पे चार्ज होता है, एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारा चार्ज है, उससे हमको मतलब नहीं है। हम सिर्फ बॉडी का, जिस सिस्टम का बात कर रहे हैं उस सिस्टम पे कितना चार्ज है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और फिर क्या होता है? चार्ज इज क्या? चार्ज इज कंजर्व्ड होता है। चार्ज इज कंजर्व्ड होता है। है बात समझ में? चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। 6
देखिए 6 प्रॉपर्टीज हो गया, चार्ज इज कंजर्व्ड हो गया, 7 प्रॉपर्टीज क्या होता है बच्चे, चार्ज इज क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। आया बात समझ में, चार्जेस क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज था बच्चे। अब देखते हैं इस पे बच्चे हम लोग ना कि दो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और डिफाइन क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये बोलेगा क्वेश्चन। तो क्या होगा डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, चार्ज neither be created इट इज ऑलवेज कांस्टेंट होगा और इट कैन ट्रांसफर कर सकते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्या बोले बच्चे हम, चार्ज क्या होता है, तो आप लोग से बहुत इजी, आप लोग तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, it is always constant and conserved, it can be transferred one body to another body। ट्रांसफर कर सकते हैं, देखे थे ना हम, चार्ज को भी डेवलप कर सकते हैं फ्रैक्शनल मेथड से। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे, या स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस तरह ये अनचार्ज बॉडी है और ये चार्ज बॉडी है, दोनों को कांटेक्ट में लाके हटा देंगे तो दोनों चार्ज हो जाएगा, इक्वली चार्ज हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, तो इसीलिए डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। अब हम लोगों से पूछ देगा डिफाइन क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। डिफाइन क्वांटिजेशन, डिफाइन क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। देखिए डिफाइन क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में क्या हो जाएगा बच्चे, तो देखिए क्वांटिजेशन का मतलब होता है क्या, क्वांटिजेशन का मतलब होता है कि जैसे आप लोग मैथ में पॉलिनोमियल पढ़े थे, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता था, पहला नंबर आप कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखते थे कि उसका पावर निगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं है ना, तब ना पॉलिनोमियल बोलते थे। जैसे आप बात देते हैं हम x प्लस 1/x, पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है, x प्लस x पे पावर -1 निगेटिव आ गया ना, क्योंकि आप लोग पढ़ते थे द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच देयर पावर इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, है बात समझ में। इसी तरह इसमें होता है, क्वांटिजेशन का मतलब होता है चार्ज इंटीजर में होना चाहिए, मतलब 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। तो उसी वर्ड को ये क्या लिख दिया, क्वांटिजेशन वर्ड यूज कर दिया। क्या यूज कर दिया, इसी को ये क्वांटिजेशन वर्ड यूज कर दिया। तो क्वांटिजेशन का क्या मतलब होगा, तो द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, द टोटल charged on a body is equal होगा to the integral multiple of its electronic charges, जैसे बच्चे हम लोग क्या बोलना चाहे मैथमेटिकली में,
मैथमेटिकली, देखिए मैथमेटिकली में हम ये बोले कि टोटल चार्ज अगर कोई बॉडी पे Q है, Q इज इक्वल टू क्या हो गया, Ne हो गया, जहां पे Q क्या हो गया, टोटल चार्ज हो गया, टोटल चार्ज। N क्या हो गया, N का वैल्यू 0 होगा, प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 3 होगा, प्लस माइनस 4 होगा, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E माइनस, या नंबर ऑफ प्रोटॉन E प्लस, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये बोल सकते हैं। आया बात समझ में। E और E क्या है बच्चे, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है या चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, E क्या है, E आपका यहाँ पे क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन ये सब हम लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन लिखा चुके हैं ना। कितना होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस लगा दीजिए, अब प्रोटॉन में प्लस लगा दीजिए, यही तो होता है, 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। यहाँ माइनस लगा दीजिए तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्लस लगा दीजिए तो प्रोटॉन हो जाएगा। देखिए बच्चे ये हम लोग पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे इस पे क्वेश्चंस लेके मिलेंगे। साइन पॉजिटिव चार्ज इन, हम लोग देख लेते हैं 250 ग्राम ऑफ वाटर, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या बोले, फाइंड पॉजिटिव चार्ज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखिए बच्चे इसमें हम लोग इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, फाइंड पॉजिटिव चार्ज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो क्या होगा, देखिए जब भी कोई मॉलिक्यूल्स हो या कंपाउंड हो, उसका अगर मास दिया हुआ है बच्चे, तो उसमें आप ना क्या कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स के हेल्प से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना पहले आप कीजिए, जो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े हैं। तो देखिए, तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में गिवन मास इसका कितना दिया हुआ है, गिवन मास ऑफ किसका, वाटर का, इन ग्राम, तो दिया हुआ है 250 ग्राम। अब मोलर मास क्या होता है, मोलर मास ऑफ वाटर। तो देखिए बच्चे, मोलर मास तो आप लोग निकालने जानते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और कितना हाइड्रोजन है, 2 है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो ये हो गया आपका 18। अब देखिए नंबर ऑफ मोल का हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी पहले आप तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम बटे मोलर मास। तो देखिए, तो मास इन ग्राम हम लोगों को कितना दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है, और मोलर मास कितना दिया हुआ है, 18। ये पता चल गया हम लोगों को नंबर ऑफ मोल। फिर एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अब बटे क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23 होता है। तो देखिए यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर में कितना मॉलिक्यूल्स है उसके बारे में हम लोग पता कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो नंबर ऑफ मोल की जगह पे कितना रख सकते हैं, 250 बाय 18 into number of molecules 6.022 into 10 to the power 23। ये पता चल गया कि 250 मतलब एक वाटर में, H2O में, एक वाटर में इतना मॉलिक्यूल्स होगा, ये पता चल गया। आया बात समझ में। अब हम लोग देखते हैं 250 ग्राम में। तो ये तो हम लोग देख लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना था वाटर में। क्या किया बच्चे, अगर कोई भी चीज का मास दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे,
मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड का मास अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले गिवन मास लिख लेंगे, उसका मोलर मास लिख लेंगे और इसके बाद नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन को गौर से देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन को गौर से क्या देखना है आपको कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पूछ रहा है। तो देखिए कोई भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड अगर उस पे कोई चार्ज नहीं है बच्चे, क्या बोले, कोई चार्ज अगर उस पे नहीं है मतलब वो न्यूट्रल है, जैसे वाटर पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं, तो न्यूट्रल है, तो उसमें हाइड्रोजन की, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो देखिए याद रखिए, आप लोग पढ़े होइएगा केमिस्ट्री में कि कोई भी एलिमेंट अगर न्यूट्रल होता है तो उसका एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और अगर कोई एलिमेंट पे चार्ज होता है जैसे कैटायंस या एनायंस होता है, कोई आयंस होता है, तो अगर एनायंस है, अगर निगेटिव चार्ज है तो उस केस में एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, जितना चार्ज होता है उतना ऐड हो जाता है। आया बात समझ में। और अगर पॉजिटिव चार्ज है कोई भी आयंस पे, कोई भी जैसे कैटायंस है, तो उस केस में क्या होता है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन घट जाता है। आया बात समझ में। तो इस केस में क्या होगा पॉजिटिव चार्ज में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हम लोग देखने जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसमें, इन वाटर में, इन वाटर में। तो क्या बोले, वाटर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और 2 हाइड्रोजन है तो 2 और 8 ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर, तो ये 10 हो गया प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, तो इसको n मान लेते हैं, n बराबर हम मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन किसमें, इन 250 ग्राम ऑफ वाटर में, 250 ग्राम ऑफ वाटर में। तो देखिए 250 ग्राम ऑफ वाटर में तो कितना होगा, 10 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 10 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, जितना मॉलिक्यूल्स होगा तो 10 इंटू 250 बाय 18 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो देखिए ये n हो गया, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यही होगा। अब पॉजिटिव चार्ज बोल रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, Q इज इक्वल टू Ne, Q इज इक्वल टू, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे यहाँ पे, टोटल पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इन वाटर क्या होगा, Q इज इक्वल टू Ne, तो n कितना है, 10 इंटू 250 बाय 18 इंटू क्या 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1. चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो ये होल इसका ऐसा यूनिट कूलम हो गया। और वही अगर निगेटिव चार्ज लेते हैं तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है, यही आंसर हो जाता। तो आ गया पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में पूछेगा तो हम लोग देख लिए कि अगर मास दिया रहेगा तो, अगर इसी तरह जैसे बच्चे वाटर का या कोई कंपाउंड का दिया रहेगा तो बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है बच्चे, क्या पूछा जाता है, जैसे आइसोटोप्स टाइप का, जैसे कोई आइसोटोप्स दे देगा, क्वेश्चन दे देगा ना कि फाइंड पॉजिटिव चार्ज, फाइंड पॉजिटिव चार्ज इन किसमें, सोडियम का आइसोटोप्स दे दिया 23 और 11, इस टाइप्स का क्वेश्चन दे दिया, आइसोटोप्स टाइप्स का दे दिया। तो क्या करेंगे आइसोटोप्स टाइप में, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन करने से पहले आप नोट में एक चीज रखिए कि कोई एलिमेंट x होता है तो उस पे a होता है बच्चे, ये z होता है, ये n होता है और ये ये n होता है और ये y होता है। जहां पे वेयर क्या, वेयर x क्या होता है, एलिमेंट होता है, नेम ऑफ एलिमेंट है, x कोई स्पेसिस है मतलब नेम ऑफ एलिमेंट है।
ठीक है, x एलिमेंट है। ए क्या है बच्चे यहाँ पे, ए एटॉमिक मास है या मास नंबर है। z क्या है, एटॉमिक नंबर है। क्या है, एटॉमिक नंबर है। आ रहा है बात समझ में, एटॉमिक नंबर है। और y क्या है बच्चे, एटॉमिसिटी है। एटॉमिसिटी मतलब कोई भी एलिमेंट नेटिव विलेज में, नेटिव स्टेट में किस फॉर्म में पाया जाएगा वो है। और n क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। लेकिन बहुत बच्चा लोग x ऐसे लिख देता है और यहाँ पे a लिख देता है और यहाँ पे z लिख देता है, तो ये भी बहुत हद तक सही है बच्चे, लेकिन ऐसे लिखा जाता है। तो अब देखिए, तो इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिएगा सॉल्यूशन, तो यहाँ पे a कितना हो गया इसका 23 हो गया, z कितना हो गया 11 हो गया। तो z जो हो गया, हम बोले कि z जो होगा वही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, वही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, तो 11 हो गया। तो इसी को तो हम लोग n मान सकते हैं। तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज किसमें, इन सोडियम, इसमें Na2311 इसमें बोला है। तो कितना होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज, तो इसी को तो हम लोग Q लिख सकते हैं बच्चे। Q इज इक्वल टू, तो Q इज इक्वल टू N इंटू E, N इंटू E, तो N कितना है 11 है और चार्ज कितना हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये हो गया आंसर। आ रहा है बात समझ में, ये भी बन जाएगा, क्योंकि अगर कोई आइसोटोप्स दिया है तो बहुत इजी है, क्योंकि जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर नेगेटिव चार्ज बोलेगा तो यहाँ माइनस डाल दीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज बोलेगा तो यहाँ प्लस डाल दीजिएगा। आया बात समझ में। अब देखिए, अल्फा पार्टिकल्स के केस में एक क्वेश्चन पूछेगा। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है बच्चे, आप लोग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़े होइएगा। हीलियम का न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम का। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि मान लेते हैं हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स में कैसे कितना मास होता है और कितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। देखिए अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, तो ये क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, 4x2 होता है, 4x2 होता है, ये होता है अल्फा पार्टिकल्स का। आया बात समझ में, ये होता है। तो अब आपसे देखिए, आपसे क्या बोलेगा, क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन बोलेगा कि फाइंड नेगेटिव चार्ज इन अल्फा पार्टिकल्स, ऐसे बोल देगा अल्फा पार्टिकल्स, ये बोल देगा बच्चे, नेगेटिव चार्ज इन अल्फा पार्टिकल्स बोल देगा। तो क्या करेंगे आप, नेगेटिव चार्ज अगर बोलेगा तो इसका सॉल्यूशन, तो यहां पे लिखेंगे अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे हीलियम 4x2, तो इसका Z बराबर कितना हो गया, Z बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, इसी को हम लोग N बोलेंगे। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज किसमें, इन अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स का हम देखने जा रहे हैं टोटल नेगेटिव चार्ज, इसी को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। स्मॉल q या कैपिटल Q जो मानना है आप मान सकते हो बच्चे, आप यहाँ पे कैपिटल Q या स्मॉल q। तो देखिए, तो Q इज इक्वल टू N इंटू E, तो N का वैल्यू हो गया 2 और ये हो गया -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो बन जाएगा ये भी क्वेश्चन। कुछ है, अल्फा पार्टिकल्स दिया रहेगा। तो देखिए एक और ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा। मास तो हम बोले कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स का दिया रहेगा, तो हम लोग तो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल के कर लेंगे। अब ना कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स का नहीं दिया रहेगा, अब कोई इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास दे देगा। जैसे बोल देगा कि फाइंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोल देगा फाइंड नेगेटिव चार्ज, ऐसे दे देगा क्वेश्चन, फाइंड नेगेटिव चार्ज इन, बोल देगा फाइंड नेगेटिव चार्ज इन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, 75 kg ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, इस टाइप्स का क्वेश्चन दे देगा, इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। आया बात समझ में? अब बोलेगा 75 केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे हम लोग बच्चे। तो पहला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल, यहां पे लिखेंगे टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल गिवन लिखे, टोटल गिवन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना दे दिया हुआ है 75 केजी। और एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हम लोग जो रट के रखे हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है बच्चे 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी होता है। ये होता है इलेक्ट्रॉन का मास। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 75 केजी में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल मास डिवाइडेड बाय क्या बोले बच्चे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल मास कितना है, टोटल मास 75 है बटे 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, इतना इलेक्ट्रॉन्स आ गया। तो अब क्या होगा, निगेटिव चार्ज हम लोगों को बोल रहा है, निगेटिव चार्ज, इसी को तो Q बोले, Q इज इक्वल टू N इंटू E। तो N हो गया 75 बटे 9.1 इंटू ये ऊपर चल जाएगा प्लस 31 कर देते हैं, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये कूलम हो गया। सॉल्व कर लीजिए आप लोग। तो देखिए तो कुछ था, अगर फाइंड नेगेटिव चार्ज इन 75 केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है तो टोटल मास लिख लेना है, मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन लिख लेना है जो आप लोग याद रखे होंगे। वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या, टोटल मास बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करके निकाल लीजिए, n पता चल गया, नेगेटिव चार्ज Q इज इक्वल टू n ही लगा दीजिए। कोई प्रॉब्लम है? तो देखिए ये भी हम लोग बच्चे देख लिए कि किस टाइप से। अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है बच्चे एग्जांपल का, बोल रहा है ना कि बोल रहा है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे हर सेकंड पे 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया जा रहा है, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स को। तो बोल रहा है कि एक कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगा होगा। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चे कि ए बॉडी ट्रांसफर कर रहा है 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकंड टू अनदर बॉडी, फाइंड टाइम टेकन टू ट्रांसफर 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये बोल रहा है बच्चे। तो देखिए टोटल चार्ज गिवन कितना है, यहाँ पे सबसे पहला काम गिवन बोल रहा है कि एक सेकंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो बोल रहा है एक कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगा होगा। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे टोटल चार्ज, टोटल चार्ज हम लोगों को कितना पता है, देखिए टोटल चार्ज इसको हम लोग Q मान लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 कूलम, और यहाँ पे हम लोग ये दे दिया टोटल चार्ज। अब मान लेते हैं n बराबर कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन्स
ट्रांसफर पर सेकेंड कितना 10 टू द पावर 9, इतना दिया हुआ है तो हम लोग q डैश मान लेते हैं। चार्ज ट्रांसफर इन 1 सेकेंड निकाल लेते हैं। चार्ज ट्रांसफर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में निकाल लेते हैं कितना चार्ज का ट्रांसफर हुआ होगा। तो q इज इक्वल टू ne, तो कितना होगा ne, n 10 टू द पावर 9 आए हुए 1.6 into 10 टू द पावर -19 कूलम पर सेकेंड है। तो ये हो गया 1.6 into 10 टू द पावर -10 कूलम पर सेकेंड। देखिए ये 10 टू द पावर 9 है, बेस सेम होता है तो पावर का एडिशन होता है, तो ये q आ गया। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू होगा टोटल चार्ज बटे चार्ज ट्रांसफर इन 1 सेकेंड। तो 1 कूलम बटे 1.6 into 10 टू द पावर -19 कूलम पर सेकेंड ये होगा। क्या किया बच्चे हम लोग, टोटल चार्ज पता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पता था, q टोटल चार्ज ट्रांसफर पता था, तो निकाल लिए, तो ये हो गया। तो इसी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल उड़ाएंगे तो ऊपर कितना चल जाएगा 10 बटे 16 into 10 टू द पावर ये 19 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ये 19 है कि 10 है बच्चे, 10 है, ये ऊपर 10 चला जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो एक जीरो बढ़ाएंगे तो 100 बटे 16 into 10 टू द पावर 9 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25 आएगा, 6.25 into 10 टू द पावर 9 सेकेंड, इतना सेकेंड लगा होगा। तो देखिए टोटल टाइम, तो टाइम को अगर हम लोग और कैलकुलेट करेंगे टोटल टाइम को, तो देखिए टाइम अगर निकालेंगे बच्चे, ये टाइम टेकन कितना ले रहा है, इसी को हम t मान लेते हैं, t। तो ये आया, तो देखिए t इज इक्वल टू आ गया बच्चे 6.25 into 10 टू द पावर 9 सेकेंड आ गया है। तो अगर इसी को बच्चे हम लोग 6.25 into 10 टू द पावर 9 को अगर ईयर में बदलना चाहें तो क्या करेंगे, तो 1 ईयर में 365 डेज होता है, 1 डेज में 24 आवर होता है, 1 आवर में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। अगर ये ईयर्स में आ गया, ईयर्स में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 198 ईयर्स आ जाएगा। आया बात समझ में, मतलब एक कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में बच्चे कितना लगेगा, टाइम 198 ईयर्स लगेगा। तो देखिए इसका जो भी क्वेश्चन था बच्चे हम इस टाइप्स का बता दिए। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है बच्चे, उसमें पॉलीथीन को मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो लास्ट में पूछ रहा है कि क्या मास भी ट्रांसफर होगा, तो हाँ होगा। q इक्वल टू n से लगा लीजिएगा, n दिया हुआ है, ठीक है। तो q इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, तो q इज इक्वल टू n ही हो गया। और लास्ट में लिखिएगा यस चार्ज बॉडी कैरी करेगा या चार्ज बॉडी पॉजेस करेगा सम मास बट मास बॉडी नॉट पॉजेस एनी चार्ज। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चे कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म लेके मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।